तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, उन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, दो ही चीजें इस चैप्टर में होती हैं जो समझने में बच्चों को दिक्कत आती है। एक तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, और दूसरी चीज मसल का कॉन्ट्रैक्शन। अगर इस चैप्टर में ये समझ लिया जाए तो बाकी कुछ नहीं बचा। जो स्केलेटल सिस्टम है बहुत आसान है, वहां केवल आपको याद रखना पड़ता है, बाकी और कुछ खास वहां दिक्कत नहीं होती है ना। उसके अलावा तो यहां जरा देखा जाए, हम डायग्राम बना के समझ लेते हैं पहले, तभी ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो है सबसे पहले ये है बोन। ठीक है, दिस इज बोन। हम बोन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो स्केलेटल मसल का मतलब जो बोन के साथ अटैच हो। ये जो है बोन है, और बोन के साथ अटैच होती है स्केलेटल मसल। दिस इज बोन। स्केलेटल मसल बोन के साथ कौन से कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होती है, बता सकते हैं? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो? टेंडन। टेंडन। जी हाँ, तो ये यहाँ पर बोन के साथ अटैच टिश्यू से, और जिस कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होती है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया डियर। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या? दिस इज टेंडन। ये टेंडन है जिसके साथ मसल अटैच होगी, टेंडन। ये रहा। इसी के साथ स्केलेटल मसल अटैच हो जाएगी। अब ये स्केलेटल मसल टेंडन के साथ अटैच हो गई। हमने इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लिया स्केलेटल मसल को, ताकि हम चीजों को सही से समझ पाए। ठीक है, स्केलेटल मसल ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है स्केलेटल मसल का। ठीक है, स्केलेटल मसल का। तो स्केलेटल मसल को अगर हम देखें तो सबसे ऊपर जो यहाँ पे कवरिंग है, ये जो हमने बाहर निकाला, सबसे पहले आपको बता दूं यही स्केलेटल मसल है। इसी को हम कह रहे हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल ये। और स्केलेटल मसल के ऊपर सबसे ऊपर जो कवरिंग होती है डियर, उसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। ये है एपीमाइसियम। ठीक है, सबसे ऊपर की कवरिंग है। एपीमाइसियम के अंदर कई सारे बंडल्स होते हैं, मसल के अलग अलग बंडल्स होते हैं। जैसे कि हम कहें एक बंडल, ये बंडल्स होते हैं। जैसे कि हम कहें कि एक बंडल ये रहा, दूसरा बंडल ये, तीसरा बंडल ये इस तरह से, चौथा बंडल ये, पांचवा बंडल ये। यहाँ पर 5 बंडल की जगह हमने बना दिया। ठीक है, ये अलग अलग बंडल्स होते हैं इसके अंदर। अब इन बंडल्स को हम कहते हैं फेसिकुलाई। ये डिफरेंट बंडल्स हैं इसके अंदर। ये जो डिफरेंट बंडल्स हैं उन्हें हम कहते हैं फेसिकुलाई। ये फेसिकुलाई। ठीक है, ये डिफरेंट मसल्स के बंडल हैं, इनको हम कहते हैं फेसिकुलाई। और फेसिकुलाई की जो कवरिंग होती है ब्लू से जो बनी है, उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। सो पेरीमाइसियम इज द कवरिंग ऑफ मसल बंडल्स। इन मसल बंडल्स के अंदर, इन मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर मसल फाइबर्स हैं अलग अलग। ये मसल फाइबर्स हैं, ये इस कलर से हम बना दे रहे हैं। मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स, मसल फाइबर, ये सब मसल फाइबर है। ठीक है बच्चा, ये डिफरेंट मसल फाइबर हैं।
तो इनको भी हम लिख लेते हैं, ये मसल फाइबर्स हैं। और मसल फाइबर्स के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है डियर, ये मसल फाइबर है, तो इनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग होती है, वो कवरिंग भी हम किसी कलर से बना लेते हैं। मान लीजिए हम ऐसे करके दिखा देते हैं। इन मसल फाइबर के ऊपर भी एक कवरिंग है जो चारों तरफ से कवर करके रख रही है मसल फाइबर को इस तरह से। ये जो ऑरेंज से हमने कवरिंग बनाई है मसल फाइबर्स के ऊपर की कवरिंग, इस कवरिंग को हम कहते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, माइसियम। तो सीधे सीधे क्या हो गया डियर, जरा समझिए, मसल किस चीज की बनी होती है? अगर आप पूरी तरह से समझिए तो ये बनी होती है मसल फाइबर्स की। बहुत सारे मसल फाइबर, या उन्हें मसल सेल भी कह सकते हो आप। मसल फाइबर या मसल सेल, ये मसल फाइबर या मसल सेल, कई सारे मसल फाइबर कवर्ड होते हैं एंडोमाइसियम से, और मसल फाइबर अलोंग विद एंडोमाइसियम आर कवर्ड बाय पेरीमाइसियम टू फॉर्म दी मसल बंडल दैट इज फेसिकुलाई। उसे मसल बंडल कहते हैं, फेसिकुलाई। और कई सारे फेसिकुलाई आपस में जुड़ जाते हैं और उनको कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग एपीमाइसियम कवर कर लेती है ऊपर से, और तब जाके वो बन जाता है मसल। मतलब कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर विद देयर कवरिंग्स, उसे हम क्या कह रहे हैं? हम उसी को कह रहे हैं मसल। ठीक है, ये बात समझ गए बेटा जी? सिंगल मसल की कवरिंग होती है एंडोमाइसियम ना? हाँ, मसल फाइबर जिसे कह रहे हो, मसल सेल कह रहे हो, सिंगल मसल की नहीं, मसल सेल की। एक सेल थोड़ी मसल बनाती है। मसल इज द कलेक्शन ऑफ मसल सेल्स, मसल फाइबर और मसल सेल। तो मसल सेल के, मसल फाइबर के ऊपर एंडोमाइसियम कवरिंग है। पर अभी मैं बाहर निकालता हूं मसल फाइबर। जो आपका डाउट है ना कि सार्कोलेमा किसकी कवरिंग है, वो मसल फाइबर की कवरिंग है उसके ऊपर। उसके बाद उसके ऊपर जो है ना एंडोमाइसियम की कवरिंग है। बात समझे? यस। हाँ, हम जरा मसल फाइबर्स को बाहर जो है प्रोजेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बनता है, उसके अंदर क्या होता है। तो ये हम यहाँ से पहले मसल फाइबर को, एक मसल फाइबर को बाहर निकालते हैं। हम जब इसको बाहर निकालेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये हमने निकाला है फेसिकुलाए, एक फेसिकुलाए, ये एक फेसिकुलाए है। ठीक है, और इस फेसिकुलाए में बहुत सारी मसल्स आपको दिखाई दे रही हैं। फेसिकुलाए में अलग अलग मसल्स आपको दिखाई देंगी, और इन मसल के ऊपर एंडोमाइसियम की भी कवरिंग होगी। यहाँ पर एंडोमाइसियम की कवरिंग इन मसल फाइबर के ऊपर भी दिखाई देगी आपको। हम एक मसल फाइबर इसमें से बाहर निकालते हैं। ठीक है, और उसे हम ऑरेंज कलर से यहाँ दिखाते हैं। एक मसल फाइबर को बाहर निकाला, ठीक है। ये जो बाहर हमने निकाला, असल में ये एक मसल फाइबर या मसल सेल है। ठीक है, दिस इज वन मसल फाइबर और मसल सेल। ये बाहर आ गया, मसल फाइबर और मसल सेल। ये स्केलेटल मसल जो होती है डियर, वो सिंकाइटियल होती है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि मल्टी न्यूक्लिएट होती है। तो आपको, और ऊपर होता है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, इसका न्यूक्लियस अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो सरफेस है उसके पास दिखाई देगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। प्लस यहाँ आपको ब्लड वेसल्स भी मिलेंगी, ब्लड वेसल्स भी दिखाई देंगी आती हुई, ये जा रही हैं ब्लड वेसल्स। ये इसको ब्लड सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स भी दिखाई दे रही है आपको, ये सब। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये मसल फाइबर है, ये है मसल फाइबर। और इसके अंदर क्योंकि न्यूक्लियस एक से ज्यादा है, आप देख लो न्यूक्लियस दो है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। ये न्यूक्लियस एक से ज्यादा है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और जो इसकी सरफेस होती है, जो कवरिंग होती है मसल फाइबर की, या उसे मसल सेल भी कहते हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये जो कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। इसे हम कहते हैं सार्कोलेमा। दिस इज द कवरिंग ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बेटा?
यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि ये तो ब्लड के एंडोमाइसियम होगा ना। ये बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, कुछ नहीं तो कहना चाह रहे। एंडोमाइसियम सबके ऊपर का होगा। इसके बाद एंडोमाइसियम होगा। ये तो मसल फाइबर है ना बेटा, मसल फाइबर एक सेल होती है, उसकी अपनी खुद की कवरिंग होगी। एंडोमाइसियम उसके ऊपर मसल फाइबर्स को कवर करता है। एंडोमाइसियम इसके सराउंडिंग जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको एंडोमाइसियम कहते हैं। मसल फाइबर या मसल सेल को सराउंड करने वाला कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज एंडोमाइसियम। बात समझे आप कैसे होता है? एंडोमाइसियम ग्रुप होगा कई सारे मसल। अरे भाई ये जरा देखो, ये इधर देखिए प्लीज। ये रहा एक मसल फाइबर, मसल फाइबर, मसल फाइबर, मसल फाइबर। ठीक है, 4 मसल फाइबर काफी हैं। ये मसल फाइबर है। ठीक है, अब देखो इसके बाहर अगर हम कहें कि ये है कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाहर भरा हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू, भरा हुआ है इसके बाहर। ये कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है मसल फाइबर्स के जस्ट बाहर। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है ये ऑरेंज कलर से। ये जो कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है मसल फाइबर के बाहर, ये जो भरा हुआ है इसी को कहते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है उसके बाहर भरा हुआ। क्योंकि उसके बाहर भरा हुआ है इसलिए उसकी कवरिंग बना रहा है चारों तरफ से, इसीलिए उसको कवरिंग कह दे रहे हो आप। ये एंडोमाइसियम है, एंडोमाइसियम। और रेड कलर से जो है मसल फाइबर्स है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये सर वीडियो में मसल फाइबर्स आर नोन एज एंडोमाइसियम। ये मसल फाइबर कवर नहीं करते हैं, वो फिल करते हैं स्पेस को। अरे तो कवरिंग ही तो हुई, फिल करने का मतलब कवरिंग ही तो होता है बेटा, चारों तरफ से कवरिंग तो हाँ है। सर। तो उसे यही कहा जाता है कि इट इज कवर्ड बाय एंडोमाइसियम। तो जहां भी होती है उसके बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू, सब कनेक्टिव टिश्यू तो है। पेरीमाइसियम इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाहर की जगह को भरता है ना। और ऐसे ही एपीमाइसियम ऊपर का कनेक्टिव टिश्यू है, जो उसके बाहर जो जगह खाली बच जाती है फेसिकुला के उनके बीच में भी बचेगी, तो उसको कवर करने वाला एपीमाइसियम ही होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है। हाँ सर, एकदम सर। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है बच्चा, कि यहाँ अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको मायोफिब्रिल्स मिलेंगे। ये मसल सेल है, इसके अंदर कई सारे मायोफिब्रिल्स मिलेंगे। आप कह लो ऐसे करके हमने मायोफिब्रिल्स बना दिए। ठीक है, मायोफिब्रिल्स जगह जगह इसमें ऐसे बना रहेगा। टी ट्यूब्यूल होता है, टी ट्यूब्यूल बन जाता है, ये मायोफिब्रिल्स है। ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर आप इसको थोड़ा सा खोल के देखोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा स्ट्रक्चर। सार्कोलेमा के जस्ट नीचे आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई देगा। ये असल में एसआर है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने जरा सा सार्कोलेमा को हटाया तो हमको जो दिखाई देने लगा बेटा, ये क्या है? एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भरा हुआ है सार्कोलेमा के जस्ट नीचे। क्यों? क्योंकि कैल्शियम में रिच होता है और स्केलेटल मसल को बहुत जरूरत होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कैल्शियम की। ठीक है, अब हम इसमें से एक टी ट्यूब्यूल बाहर निकाल के देखते हैं। जब आप टी ट्यूब्यूल को बाहर निकालेंगे डियर, ऐसे करके निकाल लेते हैं बाहर। टी ट्यूब्यूल कह रहे हैं, सॉरी, ये हम कह रहे हैं कि एक हम जो है ना मायोफिब्रिल को बाहर निकाल ले रहे हैं। इस वाले को मायोफिब्रिल है ये। तो जब आप इसे बाहर निकालोगे तो आप देखोगे इसमें अलग अलग बैंड्स दिखाई देंगे ऐसे करके। ये आपको ऐसे करके जेड लाइन दिखाई देगी, ये जेड लाइन, रेड लाइन से दिस इज जेड लाइन। और इनके अंदर आपको ना लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर डार्क डार्क, बीच में लाइट, डार्क डार्क, बीच में लाइट, डार्क डार्क और बीच में लाइट, डार्क डार्क और बीच में लाइट। ऐसे ही डार्क और लाइट बैंड्स दिखाई देते हैं इसमें, है ना। डार्क एंड लाइट बैंड्स आपको दिखाई देते हैं, इसीलिए स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल हम कहते हैं। तो ये जो डार्क और लाइट बैंड है ये किस वजह से बनता है? ये दो फिलामेंट्स की वजह से बनता है, एक्टिन और मायोसिन, उन दोनों की वजह से। हाँ, अब इसको बाहर निकाल के देखेंगे तो आप देखोगे आपको यहाँ से इस तरह से दिखाई
दिखाई दे रहा है, ये एक्टिन थिन फिलामेंट, इसके अंदर एक्टिन दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ साथ और बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ये भी फिलामेंट दिखाई देगा इस तरह से। ये फिलामेंट में हेड्स भी दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे सीधा ही होता है ऑलमोस्ट। ये थिक फिलामेंट होता है मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन से मिलकर ये मसल सेल बनती है, और मसल सेल की कवरिंग होती है सार्कोलेमा। उसके बाहर जो कवरिंग होती है या बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है वो होता है एंडोमाइसियम। कई सारी मसल और एंडोमाइसियम को जब वो मिल जाते हैं और उनके भी बाहर एक कवरिंग बन जाती है, उसके बाहर एक कवरिंग बन जाती है, इनके भी बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू कवर कर लेता है इनको ऐसे ऐसे करके, ये तो इसे कहते हैं पेरीमाइसियम, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फेसिकुलाए। ये एक फेसिकुलाए है, इसके ऊपर कौन सी है, पेरीमाइसियम। तो ये पूरे कई सारे फेसिकुला आपस में मिलते हैं और उनके ऊपर भी एक कवरिंग बन जाती है एपिमाइसियम। तब जाके बनती है आपकी स्केलेटल मसल। तब जाके बनती है क्या बेटा जी, स्केलेटल मसल। क्या ये बात समझ गए बेटा, ये क्लियर है? सर क्वेश्चन था। हाँ हेलो हाँ, ये सर, डायग्राम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जी बेटा। सर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक को बोलते हैं कि सिर्फ एसईआर को बोलते हैं? नहीं, एसआर यही है केवल मसल। when it is present in skeletal muscle it is known as sarcoplasmic reticulum because it is much richer in calcium मतलब ion. सर सिर्फ ये स्मूथ endoplasmic वाले पार्ट reticulum को of सार्कोप्लाज्मिक। skeletal muscle, endoplasmic reticulum of skeletal muscle is known as sarcoplasmic reticulum because it is rich in calcium ion. उसमें कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो स्केलेटल मसल में ईआर है, उसी ईआर को यहाँ एसआर बोलते हैं। होता वही स्ट्रक्चर है, बस कैल्शियम ज्यादा होता है तो नाम बदल जाता है एसआर। क्या बात को समझ गए? सर हम पूछ रहे हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं क्या? नहीं, पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक मसल्स में, है ना सर? आप पहले आप इसकी बात कीजिए, स्मूथ और रफ की बात मत कीजिए, इसकी बात कीजिए। रफ और स्मूथ तो तब होगा जब इसमें राइबोसोम आके लगेगा, वो अलग चीज हो गई। राइबोसोम लगेगा तो नहीं लगा अभी राइबोसोम, ये मसल के अंदर, यहाँ 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 प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगी मसल। ये ईआर है सिंपल। ईआर इज नोन एज एसआर इन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के अंदर इसको एसआर कहते हैं। एसआर माने सिंपल राइबोसोम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बिकॉज इट इज मच रिच इन कैल्शियम आयन। ठीक है, अपने आप को बेटा कंफ्यूज मत कीजिए। आर ई आर एस ई आर छोड़िए, ई आर की बात कीजिए। ये केवल ई आर है, आर ई आर वाला नहीं है। ई आर ऑफ स्केलेटल मसल इज नोन एज एस आर। क्या बात क्लियर है? यस। ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं हम, क्योंकि हम आने वाले हैं अब एनसीईआरटी पे। यही टॉपिक डिस्कस हमें करना है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शेयरिंग को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये स्केलेटल मसल आप समझ गए होंगे। पहले आपको ये बताना जरूरी था, उसके बाद में एनसीईआरटी पे आता तो ज्यादा बढ़िया था। अब एनसीईआरटी में हमें बातें समझ में आ जाएंगी आसानी से, वरना नहीं आती। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी को शेयर कर लेते हैं आपसे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर। हम स्केलेटल मसल पे पहुंच गए थे बेटा। ठीक है, तो यहां से एग्जामिन करेंगे हम स्केलेटल मसल को। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते ताकि स्केलेटल मसल में दिखाई देते रहे। ठीक है, अब यहां देखिए आप, लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल। ठीक है,
स्केलेटल मसल को हम डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब उसको समझेंगे तभी उसके मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को समझ पाएंगे। अब क्योंकि आप सब समझ चुके हो पहले ही, इसीलिए आपको हर लाइन यहाँ पे क्लियर हो जाएगी और एनसीईआरटी का डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा। Each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundles और fascia। जो ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल है वो नंबर ऑफ मसल बंडल्स की बनी होती है, उसे हम कहते हैं फैसिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन, देखिए काम की बात, कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिया। इसका मतलब जो फैसिकुलाई के बाहर की लेयर है, ठीक है, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू या कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, उसे हम कहते हैं फैसिया। क्या समझे आप? ये क्वेश्चन मैंने दिया भी था। जो फैसिकुलाई के जस्ट बाहर कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है उसे हम कहते हैं क्या? फैसिया। अगर ये मसल बंडल्स हैं और इनके बाहर यहाँ कनेक्टिव टिश्यू जो भरा होगा, इन बंडल्स के बाहर यहाँ जो भी कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे? फैसिया। क्या कहेंगे? फैसिया। क्लियर है बात? कोई डाउट है इसमें? अब देखिए ईच मसल बंडल, ये जो मसल बंडल है दैट कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। तो मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये रहे मसल फाइबर, ये मसल बंडल था और इसके अंदर ये है मसल फाइबर्स, या उसी को हम कहते हैं मसल सेल्स। ये जो आप देख रहे हैं ये मसल फाइबर्स या मसल सेल है, देख रहे हो? समझ में आ रही है बेटा? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? और इनके बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू है, इनके बाहर ही कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं? जहाँ ये है उसके बाहर खाली जगह दिख रही है कि नहीं? वही आपका एंडोमाइसियम होता है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है ना। इसके बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू है वही क्या होता है? एंडोमाइसियम। फैसिकुला के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या? फैसिया। और उन सब के ऊपर जो कवरिंग होती है एकदम ऊपर, वो होती है एपिमाइसियम। इसका मतलब ये एपिमाइसियम है, एपिमाइसियम। और फैसिकुला के जस्ट बाहर की जो कनेक्टिव टिश्यू भरा है वो क्या होता है? फैसिया, जिस पे क्वेश्चन मैंने पूछा था, ठीक है। इन मसल फाइबर मसल सेल को बाहर निकाला गया, ये देखिए निकाला मसल सेल को, तो इनके बाहर की जो कवरिंग है उसको क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। और इसमें ये ब्लड कैपिलरीज आपको दिखाई दे रही है जो जा रही है। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर इसने बनाया है समझाने के लिए, पर हमने आपको ये थोड़ा डिटेल में बता के समझा दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी आपको ज्यादा, क्योंकि आप ये सर, हाँ बोलिए सर मसल्स बंडल जो बोला जिसको फैसिकल बोला है, तो सर उसी की कवरिंग हुई ना, पेरीमाइसियम। बिल्कुल उसी कवरिंग पेरीमाइसियम हुई भाई। पर पेरीमाइसियम के बाहर यस सर, जो कनेक्टिव टिश्यू फैसिया है, और उन सबको एकदम ऊपर से कवर करने वाला जो है वो एपिमाइसियम। ओके सर, थैंक यू। अब आगे देखिए, यही बात ये आगे लिख रहा है, कोई इसमें वो नहीं है, आप देखिए। नाउ मसल फाइबर इज लाइंड बाय, जो मसल फाइबर को ही मसल सेल बोलते हैं, बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा एनक्लोजिंग दिस सार्कोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो भरा हुआ है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर या मसल सेल की जो कवरिंग होती है उसी कवरिंग को हम क्या कहते हैं? उसी कवरिंग को हम कहते हैं कि वो है सार्कोलेमा। मसल फाइबर इज अ सिंकाइटियम, सिंकाइटियम, ठीक है। एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लिया होते हैं, इसीलिए मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएट होता है या सिंकाइटियम होता है, जो मैंने आपको बताया। अब आगे देखिए, जो आप पूछ रहे थे वही डाउट क्लियर होगा। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, SR, RER में क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं अपने आप को? RER होता है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन नहीं, कैल्शियम की बात है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे। The endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber, is the storehouse of calcium। क्योंकि यहाँ कैल्शियम बहुत ज्यादा स्टोर हाउस है, तो यहाँ हमने नाम उसको दे दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments और myofibrils। ये मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल्स जो पैरेलली अरेंज्ड हैं, ये यही हैं जो मैंने आपको दिखाया अभी, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन को हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स। ईच मायोफिब्रिल
हैज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। ठीक है, अब ये मायोफिब्रिल को क्या करे, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है, इसका मतलब ये एक्टिन मायोसिन को नहीं कह रहा। मायोफिब्रिल का मतलब ये जो हमने मायोफिब्रिल बाहर निकाले थे दो दो ऐसे ना, ये सब निकाले थे, इसके अंदर एक्टिन मायोसिन होगा। तो एक्टिन मायोसिन मिलकर ही बनाते हैं लाइट एंड डार्क बैंड, और एक्टिन मायोसिन इसके अंदर जरूर है, ये रहे। तो ये हो गया आपका मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट जो हमने बाहर निकाला। एंड मायोफिब्रिल कॉन्स्टिट्यूट्स कंसिस्ट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो देखिए अब ईच मायोफिब्रिल, ये मायोफिब्रिल है, हैज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, मैंने डायग्राम में ही बनाया था। ऑन इट a detailed study of myofibril has established that the stated appearance is due to distribution pattern of two important proteins, actin and myosin। ये प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, जिनसे मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। बात तो सब मायोफिब्रिल में ये हो मायोसिन गया, और जो हमने बाहर एक्टिन होता निकाला है ना? ये मायोफिब्रिल हो गया। सुन, ये जो हमने बाहर निकाला था ना अभी डायग्राम में, ये हाँ एक मसल्स में से हमने निकाले अलग अलग बंडल्स। मसल के अंदर बहुत सारे ऐसे बंडल होते हैं। ठीक है, एक मसल हमने हाँ। निकाला था बाहर, उसमें बहुत सारे बंडल थे, एक बंडल निकाला। जो हमने बंडल निकाला उसी को एनसीईआरटी ने क्या कहा है, मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट। और वो कह रहा है कि इसके अंदर जो पाया जाता है ये मायोसिन, एक्टिन, इनको इसने प्रोटीन कहा है। एक्टिन मायोसिन ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ठीक है, हालांकि एक्टिन मायोसिन ये भी तो फाइबर्स टाइप ही हैं, प्रोटीन के फाइबर्स हैं। तो इन फाइबर से मिलकर ही ये जो है ना ट्यूब्यूल बन रहा है या मायोफिब्रिल बन रहा है, जो इन्होंने मायोफिब्रिल उसको नाम दिया है। ठीक है सर यस सर सिनकाइटियम बता दीजिए, नहीं समझ में आया। सिंकाइटियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएट बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट। हाँ, स्केलेटल मसल सिंकाइटियल होती है, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल वो यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, अच्छा इसको जरा रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। ये वाली बात क्लियर हो गई ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट इन्होंने किसको कहा, जो हमने बाहर एक लंबा सा निकाला वो मायोफिब्रिल था। और उसके अंदर दो प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन के फिलामेंट ही होते हैं एक तरह से, वो भी माइक्रोफिलामेंट ही होते हैं, माइक्रोफिलामेंट कह लीजिए उनके आप। ये मायोफिलामेंट, उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से लाइट और डार्क बैंड बनता है। मेरे ख्याल से लाइट और डार्क बैंड क्लियर होगा आपको, कैसे होता है, क्या होता है एक्टिन मायोसिन का स्ट्रक्चर। हाँ तो मैं यहाँ जरा सा पढ़ लेता हूँ, पहले बता देता हूँ, उसके बाद आगे बताऊंगा अगर समझ में नहीं आएगा। Each myofibril has alternate light and dark band on it. A detailed study of myofibril has established that the stated appearance is due to two important proteins, actin and myosin. The light band contains actin and is called I band. Light band में केवल एक्टिन होता है, उसे I band कहते हैं या आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक आइसो मतलब एक तरह का। Whereas the dark band called A और अनाइसो, अनाइसो का मतलब एक से ज्यादा, contains, अलग। हाँ ये दो फिलामेंट्स को कंटेन करती है। देखिए कौन कौन से, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि एनाइसोट्रोपिक बैंड कंटेन्स मायोसिन, इसने केवल मायोसिन लिख दिया है और बच्चे इसको पूछते हैं तो मायोसिन नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हो उसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं। क्लियर है ना ये बात, जी एक्टिन मायोसिन दोनों होता है। यहाँ इन्होंने बना के दिखाया हुआ है, पहले ये डायग्राम देख लेते हैं तो और बात समझ में आ जाएगी। देख ही रहे हो आप, यहाँ अगर आप देखिए तो सर एग्जाम में आता है तो क्या आंसर करेंगे, सिर्फ मायोसिन या फिर दोनों? अरे दोनों ट्रॉपिक बैंड कंटेन मायोसिन, एक्टिन भी उसमें होता है। अब कुछ गलती से लिख देगा तो उसे थोड़ी ना मान लोगे आप यहाँ डायग्राम में तो क्लियर बनाया है उसने, वो आपकी बात थोड़ी मानेगा। तुम कहोगे एनसीईआरटी ने कहा था मायोसिन, गलत हो गया। ये देखो ये जो है ना ये डार्क बैंड है। तो डार्क बैंड में देखो ये रहा मायोसिन और ये रहा एक्टिन, ये दोनों है डार्क बैंड में। ये रहा मायोसिन, ये रहा एक्टिन, दोनों है डार्क बैंड में। ए बैंड, ये देखो ए बैंड और डार्क बैंड, एक्टिन और मायोसिन बोथ, यहाँ से यहाँ तक, मैंने वहां तक दिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक
जहाँ एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखिए तो ये जो जगह है यहाँ से यहाँ तक, इसमें केवल आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्टिन। तो ये आपका आई बैंड है जिसमें केवल एक्टिन है, ठीक है। उसके बीच में जेड लाइन भी आती है, आई बैंड के बीच में जेड लाइन भी आती है, और जहां से लेकर दोनों हैं, ये देखो एक्टिन मायोसिन दोनों हैं, वो ए बैंड होता है। ये बात अलग है कि ए बैंड के बीचों बीच एक ऐसी जगह आती है जहां पर केवल मायोसिन होता है। ये जगह होती है ताकि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है में ही आती है, इसीलिए खाली जगह होती है। इसी में एक्टिन जो है कॉन्ट्रैक्ट करते समय अंदर स्लाइड कर जाती है इसी जगह में। इस जगह को हम एच जोन, एच जोन में केवल मायोसिन, एच जोन में केवल मायोसिन, पर ए बैंड में मायोसिन बोथ, क्योंकि ए बैंड पूरा है यहाँ से यहाँ तक, और आई बैंड में केवल एक्टिन, मतलब बीचों बीच क्या होती है, जेड लाइन। क्या होती है, जेड लाइन। तो ये जेड लाइन अंदर आती है, एक्टिन अंदर आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय, और एच जोन वो रिड्यूस होता चला जाता है, फाइनली खत्म हो जाता है। एच जोन क्या होता है, खत्म हो जाता है फाइनली, ठीक है। अब हम जो है ना, हम फिर से थोड़ा ऊपर चलते हैं, अब इसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं। ये डायग्राम आपको पहले से पता था, मगर एक बार मैंने सोचा फिर से बता दूं, ठीक है, ताकि आप समझ पाए और अच्छी तरह से। तो यहाँ जरा देखते हैं अब इसी चीज को, यहाँ बता रखा है इसने क्या। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दोनों प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन अरेंज होती हैं पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल। एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और जो मायोफिब्रिल हमने निकाला था उसके भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होती हैं, आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल। तो मायोफिब्रिल के कौन से एक्सिस पे, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है, लंबा लंबा, और साथ ही आपस में पैरेलली अरेंज है, जैसा कि आपने अभी डायग्राम में देखा कि पैरेलल अरेंजमेंट था। एक्टिन फिलामेंट्स are thinner as compared to myosin filament, hence are commonly called thin and thick filaments respectively. तो वह बताने की जरूरत नहीं है, इसमें myosin thick और actin thin filament. In the center of I band is an elastic fiber Z line which bisect it. तो ये जरा ध्यान देने वाली बात है कि I band के बीच में Z line होती है, पर क्या है Z line, elastic fiber. elastic fiber जो I band के बीचों बीच होता है और उसको bisect करता है, ठीक है। द थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच टू जेड लाइन। इसका मतलब एक्टिन जो है वो जेड लाइन से फर्मली अटैच होता है, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो ये बात